दोस्तों, वीडियोस पर व्यूज कम होते जा रहे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को प्रमोट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो चैनल पर अपलोड कर सकूं। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2155। समुद्र से आई उस भयानक सुनामी की घटना को बीते अब लगभग 2 महीने हो चुके थे। समय बहुत तेजी से बीतता गया, मानो आंख झपकते ही दिन महीने निकल गए हों। इन 2 महीनों में ह्वाक्सू नेशन के लोगों ने जरा भी ढिलाई नहीं दिखाई। ब्लिजर्ड सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए एलियन वॉरियर्स रोज बहुत सख्त ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके हाथ में वुलुआन एम्पायर के एलियंस की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद थी। लगभग हर एक एप्सिलॉन क्लास एलियन का डेटा उनके पास था। इसी हिसाब से उन्हें ग्रुप्स में बांटकर अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाती थी, जैसे डेंग शेंटोंग और शू चुनलई की जोड़ी, या फिर डोंगबेई आर्मी के हु मेंगफंग और हुगो आर्मी के जांग ग्वांगहन की टीम। धीरे धीरे उनकी आपसी समझ और तालमेल बेहद गहरी होती जा रही थी। उनकी पावर्स का मिलकर इस्तेमाल होना इतना जबरदस्त था कि उसका इफेक्ट किसी बड़े एक्सप्लोजन जैसा हो जाता। असल में अगर 2 ब्लैक टैंक क्लास एलियंस की पावर्स आपस में परफेक्टली मर्ज हो जाए और उनकी टीम वर्क पूरी तरह सक्सेसफुल हो, तो वे आसानी से किसी व्हाइट बिशप क्लास एलियन के बराबर लड़ सकते हैं। जंग यी और यांग शिनशिन ने इस बात को अपनी आंखों से देखा था। इसीलिए उन्होंने और भी स्ट्रांगली यह डिसाइड किया कि एलियंस को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसी बीच साउथ ईस्ट रीजन में एक पूरी तरह से बंद सील्ड फैक्ट्री बनाई गई थी। वहां लू केरान की डायरेक्ट सुपरविजन में मशीन लाइफ फॉर्म्स रोज काम कर रहे थे। 6 आर्मी जोन्स में पड़े पुराने और बेकार शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टैंक्स और वॉर मशीन्स सब इकट्ठा कर लिए गए थे। लू केरन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। वह किसी भी चीज को बिना गलाए डायरेक्ट स्टील प्लेट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में बदल देता था। इससे नए वेपन्स और मशीन्स बनाना बहुत फास्ट हो गया। इधर ब्लिजर्ड सिटी में प्रोफेसर डा विंची और ब्रायन भी मौजूद थे। हालांकि उन्हें मिलिट्री एरिया में एंट्री की परमिशन नहीं थी, फिर भी वे साफ महसूस कर सकते थे कि माहौल काफी अनयूजुअल और टेंस है। वे दोनों मान रहे थे कि होशू नेशन शायद सिर्फ डिफेंसिव तैयारी कर रहा है, न कि वुलुआन एम्पायर पर अटैक करने की, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि इंसानी नेशंस ने हमेशा अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है, जैसे कोलंबिया नेशन ने डाउसी रीजन और 51st अबिस की क्रीचर्स के साथ किया। प्रोफेसर डा विंची छोटे ग्रे बीइंग्स, डीमन्स आई के नीचे रहने वाले पर रिसर्च कर रहा था, और ब्रायन अपनी कंफर्टेबल डॉग लाइफ एंजॉय कर रहा था। फिर अचानक 3 महीने और बीत गए। सब लोग मान रहे थे कि ह्वाक्सू और वुलुआन एम्पायर के बीच बहुत जल्द वॉर शुरू होगा, लेकिन दुनिया को हैरानी हुई। कुछ भी नहीं हुआ। दोनों साइड्स बहुत ही सस्पिशियस तरीके से शांत बने रहे। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की अजीब सी खामोशी। जांग यी कभी कभी उस डिजर्टेड आइलैंड के पास जाता, लेकिन कभी ज्यादा पास नहीं रुकता। बस दूर से देखता और फिर लौट आता। इससे क्रोट बहुत परेशान हो गया था। क्रोट ने और भी ज्यादा बेट फैलाना शुरू किया। गॉड सोर्स और रिचुअल स्पिरिट फ्रैगमेंट्स धीरे धीरे बाहर भेजे, लेकिन जांग यी ब्लिजर्ड सिटी में ही चुपचाप छिपा रहा। इधर दुनिया के बाकी हिस्सों में भी कई घटनाएं हुई। यूरोप में राउंड टेबल नाइट्स अटलांटिस से लौटे, पर इस बार उनकी जीत नहीं हुई। अटलांटिस की तीसरी लेयर में उन्हें भयानक सी बीस्ट्स ने घेर लिया। कई नाइट्स घायल हुए, और अगर आर्थर और मर्लिन ने अपनी जान पर खेलकर फाइट न किया होता तो आधे से ज्यादा नाइट्स मारे जाते। जंग ही जानता था कि अटलांटिस में पावरफुल एंशिएंट सिविलाइजेशन है। वहां के सी बीस्ट्स इतने स्ट्रांग हैं कि वह भी उनसे अवॉइड करना पसंद करता है। लेकिन उसने सोचा, जब मैं फ्यूचर में और स्ट्रांग हो जाऊंगा तो अटलांटिस के साथ पुराने हिसाब बराबर जरूर करूंगा। नॉर्थ बॉर्डर रीजन में फ्रीमन्स के खिलाफ बड़ी लड़ाई हुई। बहुत पॉपुलेशन मरी, लेकिन गॉड्स टेम्पल के एलियन वॉरियर्स ने अपनी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा ली। आधा महीना पहले मोलाना नॉर्थ आर्कटिक सी पहुंची और वहां एक मिस्टीरियस स्नो सिविलाइजेशन से टकराई। अकेले उसने एक बिशप क्लास मॉन्स्टर को मार डाला। वेटिकन चर्च और आई ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई लगातार जारी रही। एंटार्क्टिका, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, आर्कटिक ओशन, यहां तक कि मून और मार्स पर भी अजीब बदलाव देखे गए।
लेकिन एस्ट्रोनॉमी एजेंसीज ने इन्हें सीक्रेट रखा ताकि लोगों में पैनिक न फैले। जंग यी इन सब की परवाह नहीं करता था। उसे हमेशा यही लगता कि उसकी लो प्रोफाइल ही उसकी सबसे बड़ी सेफ्टी है। वह अब भी सोचता था कि वॉर के लिए उसकी तैयारी पूरी नहीं है। और सबसे अजीब यह था कि वुलवान एम्पायर भी अचानक बहुत चुप हो गया था। ना कोई हमला, ना कोई बड़ी एक्टिविटी। जांग यी ने सोचा, क्या उन्होंने ट्रैप सेट करने के बाद सब रोक दिया? नहीं, वुलवान एम्पायर इतने सिंपल नहीं हो सकते। या तो उनके अंदर कोई बड़ा प्रॉब्लम है या वे किसी और बड़ी साजिश में लगे हुए हैं। उसने तुरंत आदेश दिया, कोई भी एलियन बाहर मत जाए, सब मेनलैंड पर ही रहो। डेथ गेट कीपर्स सिर्फ लैंड से बाहर हमला कर सकते हैं, यहां अंदर वे कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर उस डिजर्टेड आइलैंड पर बैठा क्रॉट सचमुच परेशान हो गया। उसे शक होने लगा कि उसका पूरा एम्बुश प्लान जंग यी को पहले से मालूम पड़ गया है, वरना ह्वाक्सू नेशन इतने लंबे समय तक बिल्कुल साइलेंट क्यों रहता। चैप्टर 2156। पिछले कई महीनों में क्रॉट ने भले ही ढेरों इंसानों को मार डाला था, लेकिन उसकी असली नजर जिस शिकार पर थी वो अब तक हाथ नहीं आया। सिर्फ छोटी मोटी मछलियां मिलीं, कोई ब्लैक टैंक क्लास एलियन तक सामने नहीं आया। दूसरे देशों को भी धीरे धीरे शक होने लगा। भले ही उन्हें यहां की एग्जैक्ट स्थिति मालूम नहीं थी, लेकिन वाक्सू नेशन की लगातार चुप्पी देखकर सभी समझ गए कि इस साउथ सी में कोई न कोई बड़ी चाल छुपी हुई है। असल में जंग यी भी पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। उसने कई मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को केव्स के अंदर गहराई तक एक्सप्लोर करने भेजा। बस खुद वो कभी पास जाकर थोड़ी देर घूम आता और फिर वापस लौट जाता। क्रॉट सोच रहा था, अगर इसी तरह का छोटा मोटा खेल चलता रहा तो हमारा समय बेकार ही बर्बाद होगा। हालांकि उसके लिजर्डमैन ऑफिसर्स बहुत पेशेंट थे। उनका कहना था, इतने बड़े दुश्मन को ट्रैप में लाना आसान नहीं। हो सकता है वो डर के कारण बार बार समुद्र से दूर रह रहा है। लेकिन क्रॉट ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब और छोटा मोटा झांसा देने का फायदा नहीं। आज मैं सचमुच उसे दिखाऊंगा कि यहां क्या छुपा है। अगर फिर भी वो नहीं आया तो इस प्लान को पूरी तरह कैंसिल करना पड़ेगा और कोई और तरीका सोचना होगा। क्रॉट इस पूरी एक्शन का सुप्रीम कमांडर था, इसलिए सभी ऑफिसर्स को उसकी बात माननी ही पड़ी। दक्षिणी समुद्र में चमक। उस रात साउथ सी का मौसम अचानक बदल गया। आंधी, तूफान और बिजली कड़कने लगी। फिर अचानक एक सिल्वर लाइट बीम उस डिजर्टेड आइलैंड से निकलकर सीधे आसमान तक पहुंच गई। उसके साथ ही एक विशाल लाइफ एनर्जी चारों दिशाओं में फैल गई। कई 100 नॉटिकल माइल्स दूर तक उसका असर साफ महसूस हुआ। यह था रिचुअल स्पिरिट, एक रेयर एवोल्यूशनरी मटेरियल जिसकी जरूरत हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स को भी होती है। इसे बनाना इतना कठिन है कि इसके लिए करोड़ों इंटेलिजेंट बीइंग्स की एनर्जी चाहिए, और क्रॉट के पास ऐसी 3 कंप्लीट पोर्शंस थीं। जैसे ही उसने इसकी पावर रिलीज की, दुनिया भर के हाई लेवल एलियंस तुरंत उसे महसूस करने लगे। भले ही वह लाइट कुछ सेकंड के लिए ही चमकी और फिर गायब हो गई, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को पता चल गया, साउथ सी में रिचुअल स्पिरिट मौजूद है। ह्वाक्सू नेशन में हलचल। सबसे पहले खबर ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंची। जनरल ली ग्वांगशियाओ गुस्से और एक्साइटमेंट से कांप उठा। धत्त तेरे की, ये वुलवान एम्पायर वाले सच में बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। कमबख्त, ये तो बहुत ही खतरनाक है। उसने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। उसके ब्लैक डियर स्किन ग्लव्स तन गए और चेहरा सख्त हो गया। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन और लालच दोनों दिखा रहा था, क्योंकि अगर यह रिचुअल स्पिरिट मिल जाए तो वर्मिलियन बर्ड, जूके और ब्लैक टॉर्टस, श्वानवू को बिशप क्लास तक पहुंचने का रेयर मौका मिल सकता था। भले ही तुरंत नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये उनका लेवल पक्का बढ़ा देता। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हर कोई जंग यी तो नहीं है, इसलिए उनके लिए यह ट्रेजर किसी ड्रीम से कम नहीं था। जूके और श्वानवू चुपचाप बैठे रहे। फिर भी उनके मन में एक बार ख्याल आया कि क्यों न रिस्क लेकर कोशिश करें। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोक लिया, क्योंकि यह साफ था, वुलवान एम्पायर मुफ्त में कोई भी चीज हाथ लगने नहीं देगा। लालच बढ़ता गया। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। ली चांगोंग अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं। क्लियरली वह भी बहुत लालच में था। जनरल ली, साउथ सी में असल में क्या चल रहा है, हमें साफ साफ बताइए, क्योंकि अब तक ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट के कई कैप्टन क्लास एलियंस भी सीक्रेटली वहां जाने का प्लान बना चुके थे। ली ग्वांगशियाओ ने थोड़ी देर सोचकर उसे पूरी सिचुएशन बता दी। चंगोंग गहरी सांस लेते हुए बोला,
सच है, इस दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं। अब उन्होंने तुरंत ये खबर जांग यी तक पहुंचाई। जांग यी का निर्णय, उस समय जांग यी गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैसेज मिला वह तुरंत उठ बैठा। खबर सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। भले ही उसने पहले से बहुत प्रोग्रेस कर ली थी, लेकिन रिचुअल स्पिरिट से वह और उसकी पूरी टीम और भी स्ट्रांगर हो सकती थी। असल में जांग यी को इसकी उतनी पर्सनल जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही एहन ट्राइब की स्पिरिट ओशन से गुजर चुका था। लेकिन उसकी टीम, जैसे जोकेर और लू केरान, उनके लिए यह रेयर ट्रेजर बहुत जरूरी था। जांग यी ने सोचा, वुलवान एम्पायर सच में बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। ठीक है, अब मैं भी तुम्हें खाली नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ, मैं अपने नए वेपन्स का टेस्ट भी कर सकता हूं। उसने तुरंत लू केरान को उठाया और अंडरग्राउंड वर्कशॉप पहुंचा। फिर अपनी स्पेशल स्टोरेज में लिंग का ह्यूमन फॉर्म रखा। साथ ही अपनी क्यूट पेट्स हुआ और बिग रैकून भी साथ लिया। हंसते हुए उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। अगर सब सही रहा तो लौटकर तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। लू केरन ने भले ही डिटेल्स नहीं पूछी, लेकिन उसके दिल में उत्सुकता और एक्साइटमेंट दोनों भर गए। वह जांग यी को जाते हुए देखती रही और फिर जागी ही रही, बस उसका इंतजार करने लगी। अंधेरे समुद्र में आधी रात का समय था। तेज आंधी और ठंडी बारिश उस डिजर्टेड आइलैंड को धो रही थी। तभी कड़कड़ाहट, एक जबरदस्त बिजली आसमान को चीरती हुई उतरी, और उसी क्षण जांग यी का शैडो आसमान से आइलैंड के ऊपर प्रकट हुआ। वुलवान एम्पायर के ऑफिसर्स, जो महीनों से वहां एम्बुश लगाए बैठे थे, उसकी अराइवल देखकर उत्साहित हो उठे। केओस आ गया, तुरंत तैयारी करो, जैसे ही वह केव के अंदर जाएगा हम ट्रैप एक्टिवेट कर देंगे। इस बार किसी भी हालत में उसे खत्म करना है। केव की गहराई में 2 ब्लड रेड आईज धीरे धीरे खुल गईं। वह ऐसे चमक रही थीं जैसे 2 विशाल लाल लालटेन। पूरे केव का हर छोटा बड़ा हिस्सा उसकी निगरानी में था। यह पूरा जाल जांग यी को अंदर खींचने के लिए तैयार था। जांग यी नीचे देख रहा था। उसके मन में विचार आया, सबसे वर्स्ट केस, यहां हेडीज गेटकीपर खुद मेरा इंतजार कर रहा हो, लेकिन यही तो मैं चाहता हूं। कभी न कभी हमें लड़ना ही है। अगर आज मैं सर्वाइवल भी नहीं कर सका तो वुलवान एम्पायर को जीतने का सपना देखना भी बेकार है। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, मजाक कर रहा हूं। असल में मैं बस थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो गया था। आज का वीडियो तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको ऐसे वीडियो रोज इसी टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।